दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है 1965 की, चंबल के डाकू मोहर सिंह उर्फ दद्दा की। प्यार से लोग उनको दद्दा कहते थे। ये एक ऐसे डाकू हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा इनाम इन्हीं के सर पर रखा गया था। करीब 3 लाख रुपए 1965 में इनके ऊपर सरकार ने और पुलिस ने इनके ऊपर इनाम रखा था। और जो इनका गैंग था उसके ऊपर करीब 12 लाख रुपए का इनाम था। करीब 75 बार इनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और हर बार ये बचकर चले जाते थे। और करीब 250 केस इनके ऊपर थे, जिसमें 85 मर्डर और 150 किडनैपिंग थी। किडनैपिंग में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जितने भी चंबल के डाकू होते हैं और ये अलग अलग टीलों पर होते हैं, अलग अलग इनके गैंग होते हैं, और इनके जो भी खर्चे चलते थे वो चलते थे किडनैपिंग से। जितनी भी जो भी लोग वहाँ के बड़े व्यापारी होते थे, ये डाकू उनको किसी भी तरीके से किडनैप करते थे। और वहाँ की भाषा में इनको बोलते हैं पकड़। उनको पकड़ते थे और फिर पैसे की वसूली कर कर इनको छोड़ते थे। अब क्योंकि ये जो डाकू थे मोहर सिंह, इनके गैंग में करीब 150 आदमी थे, 150 डाकू थे। अब 150 डाकू का फिर खर्चा भी उसी तरीके का था, इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा किडनैपिंग करनी पड़ती थी। और जो भी वहाँ की आसपास की किडनैपिंग थी मध्य प्रदेश की, वे किडनैपिंग इतने सारे इनको इतने ज़्यादा उसमें वसूली नहीं मिलती थी, पैसे नहीं मिलते थे। तो ये लोग एक मीटिंग करते हैं, अपने सारे 150 डाकुओं को बुलाकर मोहर सिंह डाकू एक मीटिंग करते हैं और वो सोचते हैं कि हम क्या ये छोटी मोटी किडनैपिंग करते रहते हैं, क्यों ना हम किसी इतने बड़े व्यापारी की किडनैपिंग करें जिसमें लाखों में वसूली आए, लाखों की फिरौती हम उससे वसूलें। तो यहाँ पर डाकू बताते हैं कि जो हमारा वर्चस्व है और जो भी हमारा डर और खौफ है वो यहाँ के आसपास ही है, जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में और जो चंबल है। और अगर हम इतने बड़ा व्यापारी कोई हमें चाहिए तो वो हमें दिल्ली में मिलेगा, और हमारी पावर यहीं आसपास तक है, तो हम दिल्ली से किस तरीके से किसी को किडनैप कर सकते हैं। तो मोहर सिंह कहते हैं कि नहीं, मज़ा तभी आएगा जब हम दिल्ली से किडनैप करें और हमारा डर हमारा खौफ दिल्ली तक फैले। जितने भी और गैंग हैं सबका डर यहीं तक है, सबका खौफ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा डर दिल्ली तक पहुँचे। अब यहाँ पर क्योंकि अब सरदार का ये हुक्म था कि अगली किडनैपिंग हमें दिल्ली से करनी है, तो सारे डाकू उस पर राजी होते हैं और टारगेट की तलाश शुरू हो जाती है। अभी तलाश में पता चलता है कि दिल्ली के अंदर एक मूर्ति का बड़ा व्यापारी है और वो काफ़ी मालदार है, करोड़पति है। 1965 में वो करोड़पति था, उसके पास वो सारी सुख सुविधाएं थी और वो मूर्ति का कारोबारी था, और सरकार से छुपकर वो मूर्तियों की तस्करी भी करता था, स्मगलिंग। तो मोहर सिंह उसके बारे में पूरी रेकी कराते हैं, सारी बात उसकी सारी जानकारी लेते हैं और उसके बाद वो फाइनल करते हैं कि हमारा टारगेट यही है और हमें इसी का किडनैप करना है। अब सवाल यही पैदा होता है कि कहाँ पर चंबल और कहाँ पर दिल्ली, और किस तरीके से इतने बड़े कारोबारी को हमें किडनैप करना है। प्लानिंग बनाई जाती है क्योंकि वो मूर्ति का कारोबारी था। एक डाकू को बिल्कुल शहरी उसका पहनावा बनाया जाता है, जो शेविंग वगैरह और जो पैंट शर्ट वगैरह ये सारी जो शहर के लोग पहनते हैं, वो अपना पूरा हुलिया शहर का बनाता है और चंबल से निकलकर सीधा दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद उस व्यापारी से मिलता है और उसको बताता है कि डाकुओं ने कहीं पर बहुत बड़ी डकैती डाली थी और उस डकैती में बहुत सारी ऐसी बेशकीमती मूर्तियाँ उनको हासिल हुई हैं और जिसको वो बेचना चाहते हैं। अब क्योंकि मैं जानता हूँ, डाकुओं को भी मैं जानता हूँ और आपको भी जानता हूँ, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक बिचौलिए का काम कर सकता हूँ और वो मूर्ति मैं आपको दिलवा सकता हूँ। अब क्योंकि कोई भी व्यापारी हो और उसको ये पता चले कि चोरी का माल है, तो उसको लगता है कि कुछ हज़ारों में खरीदेंगे और करोड़ों में बेचेंगे और ये तो बहुत अच्छी डील रहेगी। लेकिन यहाँ पर वो उस व्यक्ति को बताता है जो शहरी बनकर आया था, क्योंकि वो खुद डाकू था और बात कर रहा है उससे बिल्कुल शहर का व्यक्ति बनकर। तो वो उसको बताता है कि आप हमारे साथ चलो और जाकर उन मूर्तियों को आप देख परख लो और उसके बाद जो भी डील होगी वो हमारी मैं आपसे डाकुओं की करा दूँगा। लेकिन व्यापारी कहता है कि मेरे पास इतना भी समय नहीं है। जो मेरा मैनेजर है, पहले वो वहाँ पर जाएगा और उन मूर्तियों को देखेगा, परखेगा, जाँचेगा। अगर वो समझ में आती हैं तो फिर मैं आऊँगा। अब डाकू कहता है कि चलो ये ठीक है, और वो उस आदमी को लेकर दिल्ली से सीधा ग्वालियर पहुँचता है
और ग्वालियर जाकर उसकी कनपट्टी पर वो पिस्तौल तान देता है और बंदूक की नोक के दम पर उसको वो चंबल डाकू मोहर सिंह के पास ले जाता है। अब यहाँ पर उनकी एक तरीके से प्लानिंग फेल थी, क्योंकि लाना था जो कारोबारी है उसको, और यहाँ पर आ गया उसका एक प्यादा मैनेजर। तो मोहर सिंह फिर दूसरा प्लान बनाते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम इसको दोबारा से ग्वालियर लेकर जाओ, उसके मैनेजर को, क्योंकि उस टाइम पर लैंडलाइन फ़ोन थे और ये व्यापारी तो वैसे भी करोड़पति था, तो उसके घर पर फ़ोन था। तो ग्वालियर उसके जो मैनेजर है उसको लाया जाता है और उससे उसको पहले ही बात समझा दी जाती है कि तुम जितना आपको बताया गया है इतना ही बोलना है, अगर तुमने थोड़ा सा भी उससे फालतू बोला तो हम तुम्हें वहीं पर ऑन द स्पॉट गोली मार देंगे। अब वो जो आदमी दिल्ली का रहने वाला है और वो चंबल में डाकू के चुंगल में फंसा है, तो आप समझ सकते हो उसकी हालत कैसी होगी। खैर वो ग्वालियर उसको लाया जाता है और वो फ़ोन करता है अपने बॉस को और बताता है कि बहुत अच्छी मूर्ति हैं और बहुत सारी हैं और एकदम नगीना है समझ लो, और इससे पहले ये डाकू किसी और को उसको बेचें, तुम जल्दी से आ जाओ और डील डन कर लो, और ये करोड़ों के फ़ायदे का सौदा है। अब व्यापारी फ़ौरन वहाँ से फ़्लाइट पकड़ता है दिल्ली से और ग्वालियर पहुँचता है, और ग्वालियर जैसे ही वो उतरता है उसके बाद उसके मैनेजर के साथ वो शहरी आदमी उसके साथ होता है जो डाकू था, और वो उसको वही जो उसके साथ किया था उसकी भी कनपटी पर बंदूक लगाई जाती है और उसको चंबल में मोहर सिंह के सामने हाजिर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक दूसरी दुविधा ये हो गई थी कि जिससे पैसे लेने थे वही उनके कब्जे में था। अब वो उससे कहते हैं कि बताओ, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो हमें 50 लाख रुपए चाहिए। अब 50 लाख का सुनकर 1965 के ज़माने में वो भी घबरा जाता है कि मैं ये कहाँ से दूंगा और कैसे है, और मुझे तो आप ही लोगों ने पकड़ रखा है। तो वो फिर उसी से रास्ता पूछते हैं और वो बताता है कि ठीक है, तुम मुझे मेरी बात मेरे घर कराओ और मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ। ग्वालियर से फिर से फ़ोन कराया जाता है और जैसे ही फ़ोन दिल्ली उसके घर पर आता है, अब क्योंकि उसकी जो जान पहचान थी, साठ गांठ थी बड़े बड़े नेताओं से थी, पूरी दिल्ली में ये इतने बड़े व्यापारी किडनैपिंग की खबर सुनकर एक खलबली मच जाती है। और बताते हैं कि ये बात जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन तक पहुंचती है। और उसके बाद में फिर पुलिस अपना जो तीन राज्यों की पुलिस थी, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की, और तीनों अपने एक्शन में आती हैं। लेकिन घर वालों को इतना डर लगता है, उनको लगता है कि तीन राज्यों की पुलिस पहले से ही उसके पीछे पड़ी हुई है, और जो जिसका इतना बड़ा गैंग है, जिसने इतने सारी डकैती और किडनैपिंग की हैं, कहीं ऐसा ना हो पुलिस के चक्कर में हमारे जो हमारा घर का मालिक है मुखिया है वही ना मारा जाए। और वो पुलिस से कहते हैं कि आप रहने दो, हम खुद ही डकैतों से बात कर लेंगे। और बताते हैं 50 लाख से उनकी ये शुरू होती है, उनका जो सौदा है शुरू होता है, और 26 लाख पर आकर लॉक होता है। 26 लाख पूरे चंबल पहुंचाए जाते हैं और वहां से सुकुशल उस व्यापारी को छोड़ा जाता है। एक ये उसकी परफेक्ट किडनैपिंग थी। 1965 में करीब 26 लाख रुपए एक चंबल में बैठा, पहाड़ों में टीले पे बैठा हुआ डाकू वसूलता है। कहानी मोहर सिंह की भी वही थी जो आम डकैतों की होती है, कि ये लोग सिस्टम से परेशान होते हैं और किसी की जो ज़मींदार होते थे ज़मीन कब्जा लेते थे पुलिस का सहारा लेकर, और किसी की महिलाओं के साथ रेप करते थे, और फिर वो उसका विरोध करते थे और वो बागी कहलाते थे, और वो चंबल में पहुंचते और वहाँ पर जाकर किसी जो बड़ा डाकू होता है या तो उसकी गैंग में शामिल हो जाते थे या फिर अपना गैंग बनाते थे। यही चीज़ होती है मोहर सिंह जी के साथ। करीब 20-22 साल की इनकी उम्र थी। घर में ज़मीन को लेकर विवाद होता है और उसके अंदर इनके परिवार को चोट पहुंचाई जाती है, जिसके बदले में ये भी सामने वाले की हत्या करते हैं, और हत्या करने के बाद जितने लोगों की इनको हत्या करनी थी उतनों की ये कर नहीं पाते, और वहाँ से भागकर चंबल की घाटियों में जो पहाड़ियाँ थी उनके अंदर चले जाते हैं। अब इनके साथ वही था कि मैं किसी जो बड़े डाकू हैं उनके गैंग में जाकर शामिल हो जाऊंगा। उस वक्त जो बड़ा डाकू था, जो बड़ा गैंग था, वो था मान सिंह का। वो डाकू मान सिंह के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि मेरे साथ इस तरीके से ज़्यादती हुई है और आप मुझे अपने गैंग में शामिल कर लो। लेकिन वो उनकी उम्र देख कर के 20-22 साल का लड़का है और इससे ठीक से काम होगा नहीं, और वो उसकी भर्ती अपने गैंग में नहीं लेते और वो उसको वहाँ से मना कर देते हैं। उसके बाद वो फिर दूसरे गैंग के पास जाते हैं, तीसरे गैंग के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी उनको अपने गैंग में लेने के लिए राज़ी नहीं होता। यहाँ पर मोहर सिंह के सामने
आगे कुआ पीछे खाई। अब अगर वो गांव जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस और जो सामने वाली पार्टी थी वो उनका इंतजार कर रही थी, वो उनको मार देती। और अगर वो यहाँ पर पहाड़ों में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी जो बड़ा गैंग है, जो मान सिंह का गैंग है और है, कोई भी उनको अपने गैंग में शामिल करने के लिए राजी नहीं होता। यहाँ पर वो बीच में एक अधर में लटक जाते हैं और फिर उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं अपना ही एक गैंग बना दूँ। उसके बाद वो फिर ऐसे लड़कों की तलाश करते हैं जो सिस्टम के मारे हुए हैं या सिस्टम के सताए हुए होते हैं और जो छोटे-छोटे गैंग चला रहे होते हैं, वो उनमें जाते हैं और धीरे-धीरे अपना गैंग बनाना शुरू करते हैं। अब पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 इसी तरीके से और धीरे-धीरे उनका गैंग बनता चला जाता है। अब क्योंकि जो बड़ा गैंग था मान सिंह का था, इसी बीच मान सिंह की मुठभेड़ पुलिस से होती है और इसी मुठभेड़ में मान सिंह का पुलिस इनकाउंटर कर देती है। अब इनकाउंटर होने के बाद दूसरा जो उभरता हुआ चेहरा था, वो डाकू मोहर सिंह गुजर का था। अब ये सारी चीज़ें उनकी जो फिरौती थी, पकड़ती शुरू हो जाती हैं और फिर जैसे उनको ये पता लगता है कि मान सिंह का इनकाउंटर हो चुका है, तो मोहर सिंह सबसे पहले दिमाग यही लगाते हैं कि इनकाउंटर हुआ कैसे? भले ही वो उसने मुझे अपने गैंग में नहीं लिया, लेकिन इनकाउंटर कैसे हुआ? तो उनके साथी बताते हैं कि किसी ने मुखबरी करी थी। वो गाँव गए थे, किसी ने मुखबरी कर दी और वहाँ पर पुलिस ताक लगाकर बैठी थी और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, पुलिस ने उनका इनकाउंटर कर दिया। अब ये सोचकर वो बड़े परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि इसका मुखबरी का कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा और वो जितने भी वहाँ आस-पास के गाँव हैं, वहाँ पर अपने साथियों को भेजते हैं, वहाँ मुनादी कराते हैं और ढोल नगाड़े बजाकर ऊँची आवाज़ में बताते हैं कि कोई भी गलती हो, मैं एक बार को उसको माफ़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता लगा कि मेरे किसी भी साथी, मेरे गैंग के किसी भी साथी की एनकाउंटर या हत्या गाँव के किसी मुखबर की वजह से हुई है, तो मैं सिर्फ़ उसको नहीं मारूँगा, बल्कि उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो छोटे से छोटे हों और चाहे बड़े से बड़े हों, सारे सदस्य को मैं ख़त्म कर दूँगा। और यही उसने किया भी। अगर उसको ज़रा-सा भी ये खबर लगती थी कि उसे किसी ने मुखबरी करी है, तो उसके पूरे परिवार को वो गोली मार देता था। उससे इतनी दहशत हो गई कि यहाँ पर जो पुलिस का और जो डाकुओं का एक बीच की कड़ी होती है, वो मुखबरी से ही होती थी और वो मुखबरी अब वो बंद हो गई क्योंकि जो भी मुखबर थे पुलिस के, पुलिस उन किसी को डराकर, धमकाकर, लालच देकर उनसे मुखबरी कराती थी। लेकिन यहाँ पर मुखबर बिल्कुल साफ मना कर देते हैं पुलिस को और ये वो पुलिस से यही कहते हैं कि तुम तो सिर्फ़ हमें मारोगे, लेकिन अगर ये बात दद्दा को पता चल गई, तो वो हमारे पूरे घर को, जो हमारी बेकसूर महिलाएँ हैं, जो जो बेकसूर बच्चे हैं या बेकसूर बूढ़े हैं, वो सबको ही चौराहे पर मार देता है। तो इससे अच्छा है कि आप ही हमें मार दो, आप अगर मारोगे तो ये कानून के दायरे में रहकर हमें मारोगे और सिर्फ़ मुझे मारोगे। लेकिन अगर मोहर सिंह को डाकू को ये पता चलता है कि मुखबरी करी तो मेरे पूरे परिवार को ही वो मार देगा। इसीलिए ये कड़ी टूट गई। और दूसरा, अब अगर पुलिस डाकू को पकड़ने के लिए पहाड़ों में और उनमें घाटियों में जाती है, तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीले होते हैं कि जो ऊँचे-ऊँचे टीले होते हैं, उनके ऊपर एक-एक डाकू पहले से ही बैठा हुआ होता है, जो एक लंबी नज़र, दूर की नज़र रखता है कई किलोमीटर दूर तक। कोई भी अगर घोड़े पर कोई आ रहा है या कोई जीप आ रही है या कोई भी आदमी आ रहा है, तो उसको दूर से दिख जाता है और वो नीचे दूर से आवाज़ लगाकर ये खबर कर देता है कि सामने से कोई आ रहा है। और जैसा कि शोले फ़िल्म में भी देखा था, सांबा एक बहुत ऊँची टीले पर बैठा रहता है। तो वहाँ पर बैठने का मतलब यही होता है कि दूर से वो देखकर बता सके कि कोई हमारी तरफ खतरा आ रहा है या नहीं। यहाँ पर पुलिस के लिए अ, बीहड़ में जाना अपने बस की था नहीं इतना और बाहर कोई उसकी मुखबरी करेगा नहीं। तो यहाँ पर एक तरीके से उनका पूरा एक नेटवर्क ये टूट जाता है। अब पुलिस को लगता है कि किस तरीके से इनको पकड़ा जाए। इसी बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, विनोबा भावे। उन्होंने एक मुहिम चलाई कि जितने भी ये डाकू हैं, ये सब अपने ही हैं, अपने देश के हैं और ये सब सिस्टम से डर कर या सिस्टम की नाइंसाफ़ी की वजह से ये लोग डाकू बने हैं और क्यों ना इनको डाकुओं से वापस मुख्य धारा में लाया जाए और जो इनकी गलतियाँ, उनकी थोड़ी बहुत इनको सज़ा दी जाए और इनको कुछ सरकार की तरफ से ज़मीन मिले, जिससे कि ये लोग एक अ, सीधी-सादी आम ज़िंदगी जिएँ और जो दहशत है वो भी ख़त्म हो। तो 1960 में विनोबा भावे ये स्कीम चलाते हैं और उसके बाद डाकुओं के पास जाते हैं, डाकुओं से कहते हैं कि भई तुम लोग सब सरेंडर कर दो। तो इधर सरकार से वो ये इसके फ़ायदे बताते हैं कि आप उन जितने भी डाकू हैं सब सरेंडर कर देंगे। तो करीब
ये कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इनकी जो अ, डाकू और सरकार के बीच में इनकी ज़्यादा बात नहीं बनी और ये मामला पूरा एक ठंडे बस्ते में चला जाता है। करीब 1960 से 1970 आ जाता है, करीब 10 साल गुजर जाते हैं। फिर एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम होता है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये इस मुहिम को शुरू करते हैं। इनका भी कहना यही था कि जितने भी डाकू हैं, इनको मुख्य धारा में वापस लाया जाए। ये जाते हैं उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी के पास और उनको बताते हैं कि जितने भी डाकू हैं, सब ये सिस्टम के सताए हुए हैं और क्यों ना इनको मुख्य धारा में वापस लाया जाए। इंदिरा गांधी को इसमें इतना दिलचस्पी नहीं लेती और वो कहती हैं कि जो जैसे चल रहा है चलने दो और इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक जो जयप्रकाश नारायण है, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता की तरह सरकार को उसके फ़ायदे बताते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी अब ये 3 राज्यों की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, 3 राज्यों की पुलिस इन डाकुओं के पीछे लगी हुई है, जिसमें बहुत सारा खर्चा होता है। बहुत सारे ऐसे घोड़े हैं, बहुत सारे ऑफ़िसर हैं, बहुत सारी जीप हैं, दुनिया भर की गोलियाँ चलती हैं, दुनिया भर की बंदूकें हैं और बहुत सारे जवान पुलिस के जवान मारे जाते हैं और इससे देश का ही नुकसान होता है। दुनिया भर की पुलिस चौकी खोली जा रही हैं, लोग ढंग से व्यापार नहीं करते, जो मालदार होने के बाद भी अपने आप को इस तरीके से जी रहे हैं कि बिल्कुल गरीब दिखाकर, कि अगर उन्होंने कोई भी सुख-सुविधा यूज़ कर ली, तो कहीं ऐसा ना हो डाकू को पता चल जाए और वो हमें किडनैप करके हमसे ही फिरौती ना वसूल लें। तो ये इंदिरा गांधी को समझाते हैं कि देखो इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा और सारे पुलिस का जो मशीनरी है, खर्चा है, गोली है, सारी बचेंगी और जितनी चौकियाँ हैं वो वहाँ से हट जाएँगी और जो वहाँ के लोग हैं ढंग से व्यापार करेंगे और फिर वो टैक्स देंगे। तो इस तरीके से देश को इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि ठीक है, उनकी बात ये समझ में आती है, लेकिन वो एक शर्त रखती हैं। वो कहती हैं कि जो मोहर सिंह डाकू है, अगर सबसे पहले वो सरेंडर करेगा, तो मैं इस तुम्हारी योजना को मंजूरी दे दूँगी और सरकार से जो भी आपको सुख-सुविधाएँ चाहिए, वो सारी सुविधाएँ दी जाएँगी। यहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण थे, उनके मन में पता नहीं क्या आता है और वो उसके लिए हाँ कह देते हैं और इंदिरा गांधी उसके लिए राज़ी हो जाती हैं। अब जयप्रकाश नारायण वापस चंबल पहुँचते हैं और चंबल जाकर उनको पता था कि डाकुओं से कैसे मुलाकात होगी। अब क्योंकि उनसे पहले भी जो विनोबा भावे थे, उन्होंने ये कोशिश की थी और वो जाकर उन लोगों से मिलते हैं और डाकुओं तक ये मैसेज पहुँचाते हैं कि सरकार तुम्हें सर तुम आप लोग सब समर्पण करो और पुलिस उसके बदले सरकार उसके बदले तुम्हें ज़मीन देगी, तुम उस पर खेती करना और अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल आदमी की तरह जीना। उसके बाद उनको बुलाया जाता है और मोहर सिंह से उनकी मुलाकात होती है। अब यही इंसान जो जयप्रकाश नारायण है, जो इंदिरा गांधी को ये फ़ायदे दिखा रहे थे कि उनके सरेंडर करने से देश को कितना फ़ायदा होगा। इधर वो डाकुओं को ये फ़ायदे बता रहे हैं कि तुम्हारे सरेंडर करने से तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। वो बता देंगे देखो तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, तुम यहाँ पर पूरी रात जंगल में सोते हो, हमेशा तुम्हें डर सताता रहता है कि कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं कोई इनकाउंटर ना हो जाए। कभी भी तुम जब भी शहर में, गाँव में जाते हो, तब तुम्हें खतरा रहता है और जितने भी ये 150 आदमी हैं या हज़ारों आदमी वहाँ पर अलग-अलग गैंग थे, सब एक डर के साए में जीते हैं, ना ही वो अपने परिवार से मिल पाते हैं। एक तरीके से मौत उनके सर पर घूमती रहती है। तो मैंने सरकार से बात कर ली है, प्राइम मिनिस्टर से भी मेरी बात हो चुकी है। तुम सब आत्मसमर्पण करो, उसके बाद तुम्हें जो भी थोड़ी बहुत सज़ा मिलेगी और उसके बाद तुम्हें ज़मीन दी जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी बाकी की नॉर्मल अपने तरीके से काटना। अब ये जो उनकी स्कीम थी, यहाँ पर मोहर सिंह के भी समझ में आती है और वो इसके लिए सब राज़ी हो जाते हैं। राज़ी होने के बाद जो मोहर सिंह हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं माधव सिंह, मैं उनका भी सरेंडर कराऊँगा और जो मेरा पूरा गैंग है, जिसपे 12 लाख का इनाम था और जो मोहर सिंह के सर पर अकेले के 3 लाख का इनाम था, तो वो कहते हैं कि हम सब सरेंडर करेंगे। तो इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। तो 5 ये करीब 10 अप्रैल 1972 को मध्य प्रदेश में एक जगह है मुरैना। मुरैना से 30 किलोमीटर दूर एक गाँव धुरैरा है। उस पूरे गाँव को खाली कराया जाता है और खाली कराने के बाद अब डाकुओं को ये भी खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस हमें बुला ले और उसके बाद पुलिस चारों तरफ से हम पे गोलियाँ चला दे और सारे डाकुओं का ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं एनकाउंटर ना कर दे। यहाँ पर जो जयप्रकाश जी हैं, डाकुओं को ये भरोसा दिलाते हैं कि देखो वहाँ पर पुलिस बिल्कुल निहत्थी होगी और जो बड़े अधिकारी हैं सिर्फ वही होंगे और तुम सब एक साथ आत्मसमर्पण ना करो,
एक एक करके आते रहो, और जो भी 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, और अगर तुम्हें ये पता लगे कि जो लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनकी हत्या हुई है या उनका इनकाउंटर हुआ है, तो बाकी के आत्मसमर्पण मत करना। ये स्कीम इनको समझ में आती है, जो डाकू मोहर सिंह और माधव सिंह और जो भी थे, और सब ये धुरेरा गांव में पूरा गांव खाली करा दिया जाता है और वहाँ पर डाकुओं का आना शुरू हो जाता है। और 10 अप्रैल 1972 में डाकू आने शुरू होते हैं, और 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1972 को मोहर सिंह आत्मसमर्पण करते हैं और ये गांव धुरेरा पहुंचते हैं और वहाँ पर ये नारे लगाते हैं कि जय विनोबा भावे और जय जय प्रकाश नारायण। उसके बाद पूरा फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत करा जाता है, सबके गले में मालाएं डाली जाती हैं, और सबको लेकर ग्वालियर की जेल में पहुंचा जाता है। ग्वालियर जेल में जाने के बाद इन पर फिर मुकदमा चलता है, क्योंकि इन्होंने गुनाह तो किया ही था, जो इनके ऊपर केस थे। तो इनके ऊपर करीब 250 केस लगते हैं, जिसमें 85 मर्डर थे और 150 किडनैपिंग और बहुत सारे इनके ऊपर केस थे। तो ये सारे केस इनके ऊपर चलते हैं, और ये ऐसे डाकू थे कि इनको कभी भी कोर्ट में नहीं लाया जाता था, बल्कि जज खुद जेल जाते थे और वहीं पर सारे केसों की सुनवाई होती थी। एक केस इनके ऊपर जिसके अंदर गवाह मिलते हैं, जिसमें इन्होंने वही जो मैंने आपको बताया था कि जो भी मुखबरी करता था उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देते थे, तो उसकी पूरे सबूत मिलते हैं। और उनमें जज जब जाते हैं जेल के अंदर और सुनवाई हो रही है, सामने डाकू मोहर सिंह बैठे हैं, जज हैं और पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, और वो सारी केस की सुनवाई करने के बाद जज साहब मोहर सिंह को फांसी की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना उन पर लगाते हैं। अब जब 10,000 का जुर्माना उन पे लगाते हैं, तो मोहर सिंह जज को टोकते हैं और उनको बोलते हैं कि जब मुझे मौत की सज़ा आपने दे ही दी है, तो मैं 10,000 रुपये आपको क्यों दूँ? या जब मुझे आप फांसी पर लटका ही दोगे, तो 10,000 रुपये आप कहाँ से वसूलोगे? मेरे घर वालों के पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो वो बताते हैं, ये जो मैंने आपको बात बताई पूरी रिकॉर्ड में है, और ये कहकर वो हंस पड़ते हैं, और कहीं तक बात भी ठीक थी। उसके बाद फिर अपील बड़ी कोर्ट में करी जाती है, हाई कोर्ट में केस पहुंचता है, वहां पर इनकी उम्र कैद को घटाकर 20 साल की सजा इनको दी जाती है। अब 1972 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। करीब 8 साल ये जेल में रहते हैं, और इनके अच्छे चाल चलन को देखते हुए 8 साल बाद ही इनको जेल से रिहा कर दिया जाता है, और इनको करीब 35 एकड़ ज़मीन सरकार देती है कि आप इस पे खेती करो और फसल उगाओ और अपना जीवन यापन करो। ये वहाँ पर अपना जीवन यापन इनका शुरू हो जाता है, लेकिन इसी बीच बॉम्बे से खबर आती है, और जो वहाँ के फ़िल्म डायरेक्टर थे, वो इनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे जीवन पर एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं, जिसका नाम रखेंगे चंबल के डाकू, और हम चाहते हैं कि आप उसमें अपनी जो रियल एक्टिंग है, अपनी रियल स्टोरी की रियल एक्टिंग आप ही करो। तो यहाँ पर जो मोहर सिंह है वो राज़ी हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरे दोस्त माधव सिंह है, जो दूसरा गैंग था, उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी इस फ़िल्म के अंदर साइन करो। डायरेक्टर इसके लिए राज़ी हो जाते हैं, और माधव सिंह और मोहर सिंह गुजर उर्फ दद्दा को लेकर ये फ़िल्म बनाई जाती है, चंबल के डाकू, और ये फ़िल्म रिलीज़ होती है, अच्छे खासे पैसे कमाती है। उसके बाद ये 1992 में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और नगर पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जीतते हैं। उसके बाद फिर ये सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, और जितने भी आसपास के मंदिर थे जो टूटे-फूटे थे या जो जिनकी रिपेयरिंग होनी थी, तो ये सारे मंदिरों को ठीक कराते हैं, उनकी रिपेयरिंग कराते हैं। बहुत सारा चंदा इनको मिलता है, और ये नए-नए मंदिर बनवाते हैं। उसके बाद अभी आज से 5 साल पहले 5 मई 2020 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी उम्र थी उस वक़्त 92 साल। 92 साल की इनकी उम्र थी, 5 मई 1920 को इनकी मृत्यु हुई। और जो भी आज तक इनके जो रिकॉर्ड हैं, एक तो सबसे महँगे डाकू यही थे। दूसरा, दिल्ली से इन्होंने एक परफेक्ट किडनैपिंग करी, जिसमें 26 लाख वसूले। और तीसरा इनके ऊपर जो था, दुश्मन नंबर 1 E1 इनकी फ़ाइल थी, एनिमी नंबर 1, और जिसमें जज से डायरेक्ट भिड़ गए थे। जज से इनकी काफ़ी बहस हुई थी। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, 150 डकैती, 3 लाख का इनाम, 72 बार इनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई थी।
और 72 बार ये बचकर निकल गए। 3 राज्यों की पुलिस इनके पीछे रही जब तक ये डाकू रहे, और जब इन्होंने आत्मसमर्पण करा तो करीब 225 डाकुओं ने इनके साथ आत्मसमर्पण करा था। 250 केस इनके ऊपर चले, 85 मर्डर, 150 किडनैपिंग, और उसके बाद देखो सजा काटी। 8 साल की इनको सजा मिली, बाहर आए, कांग्रेस से पंचायती का चुनाव भी लड़े, फिल्म बनी, फिल्म भी चली, एक्टिंग करी। तो ये थी एक ऐसे डाकू की कहानी जिसकी कहानी पूरी फिल्मी लगती है, लेकिन ये हकीकत है सारी। 3 राज्यों की पुलिस इनके पीछे रही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।